A very good morning, good afternoon to all of you. एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है. So today we will discuss. Good afternoon. Today we will discuss about the parallel combination of parallel plate capacitor. Parallel combination of parallel plate capacitor. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो आज की क्लास में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो यहाँ पे हम पहले की तरह दो प्लेट्स बनाएंगे. दो प्लेट्स एक ये प्लेट हो गया एंड द सेकंड, मुझे भी नहीं पता, यहाँ का स्टूडेंट नहीं है. चलो, parallel combination of parallel plate capacitor. These are the two parallel plate capacitor और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है. सपोज करो एक बैटरी है कनेक्टेड. ठीक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट डायलेक्ट्रिक को हम लोग सीरीज में अरेंज नहीं करेंगे. डिफरेंट डायलेक्ट्रिक को हम लोग पैरेलल में अरेंज करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिफरेंट डायलेक्ट्रिक जो है सीरीज में कनेक्टेड थे. यहाँ पे जो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक रहेंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे. तो सपोज करो हमारे पास दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक हैं. ठीक है, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इस तरीके से तो अब ये बताओ कि ये जो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक है कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है या पैरेलल में है? बोलो, सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में कनेक्टेड है. दो डायलेक्ट्रिक यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है. और सपोज करो ये जो एरिया है ये जो एरिया है ये ए है और ये जो लेंथ है. अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो फर्स्ट वाला डायलेक्ट्रिक है, सपोज करो मैं इसे फर्स्ट डिनोट कर देता हूँ. ये E1 D1 और ये सेकंड है E2 D2. ठीक है, ये जो फर्स्ट डायलेक्ट्रिक है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूरी तरह से कवर कर रहा है क्या? पूरी तरह से कवर कर रहा है या इसके हाफ को कवर कर रहा है? हाँ, तो एजप्शन हमारा क्या है? एजप्शन ये है, यहाँ जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पे गैप नहीं है. ये पूरी तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ढके हुए है. ये जो डायलेक्ट्रिक है पूरी तरह से
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ढके हुए है। पहले वाले डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दूसरे वाले का E2 है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो ए बी नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि पहले वाले डाइलेक्ट्रिक जो है वो इसको कवर कर रहा है और दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक को भी ये कवर कर रहा है। तो सपोज करो ये तो सेम ही रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ये सपोज करो B1 एज्यूम कर लेते हैं, B1, और इसे हम लोग B2 एज्यूम कर लेते हैं, B2, B1 एंड B2। तो उसी तरीके से यहाँ भी, उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ भी ये A है, ये A है, और दिस वन इज B1, ये B1 है, और सपोज करो ये B2। चलो, और यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है फर्स्ट वाले प्लेट में जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज Q। सेकेंड वाले प्लेट में कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट इज द माइनस ऑफ Q। ठीक है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस है, यहाँ पे माइनस ऑफ रो एस है, ये सब वेल नोन है। बैटरी भी है, बैटरी का मैग्नीट्यूड भी है। तो ये चीज़ कितने को समझ में आया, ये वाला अरेंजमेंट, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक को रखा गया है, और ये पूरी तरह से दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कवर किए हुए हैं, और ये तो यही रहेगा। इसे हम डिनोट कर दिए B1 से, इसे हमने डिनोट कर दिया B2 से। ठीक है, और ये यही रहेगा, और इसे भी हमने B1 B2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन E1 है, और सेकेंड वाले डायलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन E2 है। ठीक है, तो चलो C1 की अगर बात करेंगे, अगर हम C1 की बात करें तो C1 को कैसे हम लिखेंगे, बताओ, एक्सप्रेशन ऑफ C1। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, एरिया होता है, तो A B1 हो जाएगा, इस केस में B1 हो जाएगा। ठीक है, देखो A B1 एरिया हो गया। फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक का जो एप्सिलॉन है वो कितना है, एप्सिलॉन 1 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब ये बताओ डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में, डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में, डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में, लेट अस सपोज D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अच्छा, हमने पहले भी ये बताया कि ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप नहीं है। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया कि थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप कुछ भी नहीं है, गैप कुछ भी नहीं है। ये पूरा पूरा ये जो दोनों डायलेक्ट्रिक है, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कवर किए हुए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इट मीन्स अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो दोनों डायलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा, सेम होने वाला है। दोनों डायलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो डी होगा ना, वो, हाँ ये भी डी है तो ये भी डी है। ठीक है, डिस्टेंस जो होने वाला है दोनों डायरेक्ट्रिक केस में वो डी ही होने वाला है, बस एरिया का इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे एरिया का इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे एरिया दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे। लास्ट वाले केस में लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा था, लास्ट वाले केस में डिफरेंट डायलेक्ट्रिक सीरीज में कनेक्टेड थे, डिफरेंट डायलेक्ट्रिक सीरीज में कनेक्टेड थे, और दोनों की जो डिस्टेंस थी वो अलग अलग थी, दैट इज D1 एंड D2, है ना, D1 एंड D2। लेकिन यहाँ पे जो एरिया भी क्या था, डिस्टेंस यहाँ अलग था लेकिन एरिया यहाँ पे सेम था, क्योंकि ये जो डायलेक्ट्रिक है पूरे के पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कवर कर रहा है, सच दैट एरिया इज AB फॉर बोथ द डायलेक्ट्रिक, but the distance is different for the two different dialectric। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों डायलेक्ट्रिक का जो एरिया है वो अलग अलग है ना, AB1 है इस केस में, और इस केस में AB2 है। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों के लिए सेम है, दोनों डायलेक्ट्रिक के लिए डिस्टेंस सेम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो
यहाँ हो जाएगा AB1 एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई D, एंड टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर C2 का एक्सप्रेशन बताओ। AB2, यस, एप्सिलॉन 2, and the distance is same, and the distance will be same for the two different dialectic। चलो, यहाँ से अगर हम E1 की बात करें तो E1 क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज E1? वी नो वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यही तो होता है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पे E1 की अगर बात करें तो V अपॉन डी लिखना पड़ेगा, और E2 की भी बात करें तो भी डिस्टेंस तो सेम है, पोटेंशियल भी सेम, ठीक है, पोटेंशियल भी सेम है, तो V अपॉन डी सेम हो जाएगा। तो इट मीन्स वी कैन से, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट E1 मस्ट बी इक्वल टू द E2, होगा ना। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे दोनों के दोनों जो डायलेक्ट्रिक है वहाँ पे लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट था, लेकिन D1 और D2 सेम थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा और D1 D2 डिफरेंट रहेगा। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो ये चीज़ अभी क्लियर होंगी, है ना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि E1 मस्ट बी इक्वल टू द E2 इन दिस केस, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ से E1 can be written as D1 divided by epsilon 1 equal to D2 divided by epsilon 2। क्लियर है? तो D1 divided by D1 divided by D2 is equal to E1, हाँ, E2। तो are the two different dialectric are same? No। So it means E1 is not equal to E2, so we can say D1 not equal to D2, D1 not equal to D2 in this case। ठीक है, अगर हम E1 की बात करें तो E1 को हम कैसे लिखेंगे? E1 को कैसे लिखेंगे बताओ? Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था? Q1 अपॉन एरिया AB1 एप्सिलॉन 1, ठीक है। और इन द सेम वे वी कैन राइट फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाई AB2 डिवाइडेड बाई AB2 एप्सिलॉन 2। चलो, और यहाँ से हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो Q1 डिवाइडेड बाई AB1 एप्सिलॉन 1 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई AB2 एप्सिलॉन 2। क्लियर है? चलो, यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा? ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? B1 एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई B2 एप्सिलॉन 2, ठीक है। नाउ इफ B1 एप्सिलॉन 1 नॉट इक्वल टू B2 एप्सिलॉन 2, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? Q1 नॉट इक्वल टू Q2, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि D1 D2 D3 इक्वल थे, E1 इज नॉट इक्वल टू E2 इज नॉट इक्वल टू E3, है ना, लाइक दिस। और चार्जेस जो थे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि चार्ज जो थे, चार्जेस क्या थे बताओ? टोटल चार्ज इक्वल टू द Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरह से था ना। सारे के सारे चार्जेस क्या थे? बराबर थे, इक्वल थे लास्ट वाले केस में। देयर इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है ना। हाँ, लेकिन D1 एंड D2 की अगर बात करें तो D1 एंड D2 इक्वल नहीं है। और अगर चार्ज की बात करें तो चार्जेस भी इक्वल, दोनों दो डिफरेंट डायरेक्ट्रिक पे चार्जेस जो हैं वो भी इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल हो सकता है यहाँ पे। दिस इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम कंपल्सरी ही है कि चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर बाई सम मीन्स बाई समहाउ इफ B1 एप्सिलॉन 1 इक्वल टू B2 एप्सिलॉन 2, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, इस चीज़ की तो पॉसिबिलिटी है। अगर इसका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करें, कुछ इस तरह से हम लोग सेटिंग करें कि B1 प्रोडक्ट ऑफ B1 एप्सिलॉन 1 को बराबर कर दिया जाए अगर B2 एप्सिलॉन 2 के, तो क्या चार्जेज इक्वल होंगे इस केस में? तो क्या चार्जेज इक्वल होंगे? Q1 Q1 मस्ट इक्वल टू द Q2, कब? जब इस तरह का अरेंजमेंट हो हमारे पास कि B1 एप्सिलॉन 1 का प्रोडक्ट बराबर B2 एप्सिलॉन 2 का प्रोडक्ट हो जाए। अगर ऐसा ऐसा करने में हम सक्षम रहते हैं, अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि Q1 मस्ट इक्वल टू द Q2। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इन एनी केस। मैंने ये नहीं कहा सकता है कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, ये हमेशा Q1 Q2 के बराबर नहीं होगा। ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है अगर इस कंडीशन को ये फुलफिल कर जाए तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिकली क्या है कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 तो बराबर एक दूसरे के नहीं होंगे। अगर हो जाएगा तो गजब हो जाएगा। मतलब एक ही मीडियम की बात हम करेंगे, है ना, फिर तो एक ही मीडियम की बात करेंगे। ये तो बराबर नहीं होगा, है ना, ये तो बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है B1 एप्सिलॉन 1 का और B2 एप्सिलॉन 2 का, तो कुछ इस तरह से B1 की वैल्यू ले, B2 की वैल्यू अगर ले, अगर डिजाइन करे इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि Q1 मस्ट इक्वल टू द Q2। ठीक है, तो यहाँ से, तो अगर ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि चार्जेज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर will not be same, will not be same if B1 epsilon 1 is not equal to B2 epsilon 2। क्लियर है? चलो, तो ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई डी, एंड वोल्टेज दोनों डायरेक्ट्रिकली सेम ही रहने वाला है क्योंकि पैरेलल में है, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E1 बराबर E2, ठीक है, बट D1 इज नॉट इक्वल टू D2 क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्ट्रिक का होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि D1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू D2, ठीक है। और यहाँ से चार्ज भी जो है, चार्जेज भी जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन ये चार्ज बराबर यहाँ पे हो सकता है, कब? जब B1 एप्सिलॉन इक्वल टू B2 एप्सिलॉन 2 के बराबर होगा। चलो इसको बाउंड्री कंडीशन से भी समझते हैं, ठीक है, इसको बाउंड्री कंडीशन से भी समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है और कैसे D1 D2 इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो, ये अरेंजमेंट है। दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज E1, दिस इज E2 एप्सिलॉन 2, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे जो चार्जेस थे, यहाँ पे चार्जेस प्लस क्यू था ना, यहाँ पे प्लस क्यू था, और यहाँ पे चार्ज क्या था, माइनस ऑफ क्यू था, यहाँ पे चार्ज माइनस ऑफ क्यू था। एक मिनट रुकना, है ना, एक मिनट।
ठीक है, आवाज़ क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे अगर इसको बाउंड्री कंडीशन से समझा जाए तो क्या ये बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ठीक है, क्या ये बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ। ये वाला, ये, ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दो डिफरेंट मीडियम है, दो डिफरेंट मीडियम है, और दोनों डिफरेंट मीडियम में, दोनों डिफरेंट मीडियम में, है ना, एक बाउंड्री है, दोनों डिफरेंट मीडियम में एक बाउंड्री है, दोनों डिफरेंट डायलेक्टिक में एक बाउंड्री है ना। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डायलेक्टिक बाउंड्री। दिस इज डायलेक्टिक बाउंड्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा? बोलो। ठीक है, ये रहा। तो ये बताओ, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट है या नॉर्मल कंपोनेंट है? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री को देखो, है ना, बाउंड्री को देखो, और बाउंड्री को देखते हुए बताओ, बाउंड्री को देखते हुए बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उनमें से कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा? बताओ। टेंजेंशियल कंपोनेंट ना, इसके नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं। लास्ट वाले में जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं था, वहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं था। हो गया ना? तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट, वहाँ पे क्या था? नॉर्मल कंपोनेंट था या टेंजेंशियल कंपोनेंट था? सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नॉर्मल कंपोनेंट था कि, ठीक है, नॉर्मल आ रहा था और बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रहा था, है ना, और नॉर्मल ही निकल रहा था, वहाँ पे टेंजेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो, बाउंड्री कंडीशन हमें क्या पता है? फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन बताओ, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन बताओ, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन, हाँ, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी नो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल E1t इक्वल टू E2t। ठीक है, चलो ये क्लियर है। एंड नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें तो, नॉर्मल कंपोनेंट की अगर बात करें तो, नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है? नॉर्मल है क्या? ये बाउंड्री कंडीशन हमें पता होता है, D1n बराबर D2n, E1t बराबर E2t, ये हमें बाउंड्री कंडीशन से पता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट है क्या? नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो वी कैन राइट we can write the expression for E1 as, the expression of E1 as E1t plus E1n, यही तो होगा। ठीक है, अब ये बताओ, नॉर्मल कंपोनेंट है क्या? नहीं है ना, यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट है नहीं है, तो E1t के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे we can write for the E2 also, E2 can be written as E2 equal to E2t plus E2n, यही होगा ना?
बताओ, कम से कम एटलीस्ट बताओ सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू टी, ई टू टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल तो है ही नहीं। तो अब ये बताओ, बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या पता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों मीडियम के इक्वल होते हैं या इक्वल नहीं होते हैं, क्या होता है? इक्वल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं। तो अगर इक्वल हैं, ई वन टी बराबर ई टू टी है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा? क्या हम कह सकते हैं कि ई वन बराबर ई टू हो जाएगा? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से यही पता चल रहा है कि ई वन बराबर ई टू, जो कि हमने लास्ट केस में भी देखा था। अब लास्ट केस का मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है। ठीक है, ये कैसे हमने समझा? वी नो वी अपॉन डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है, तो ई वन मस्ट इक्वल टू ई टू। और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन से हमने क्या देखा? बाउंड्री कंडीशन से हमने ये देखा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होते हैं, तो ई वन मस्ट बी इक्वल टू ई टू। ये चीज़ हमने यहाँ से भी प्रूफ कर लिया। बोलो, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल बाउंड्री से टेंजेंशियल पास कर रहा है नॉर्मल, तो यहाँ पे है ही नहीं, बस उसी का कॉन्सेप्ट हमने लगाया और हमने देखा कि ई वन मस्ट बी इक्वल टू द ई टू, बट एट द सेम टाइम डी वन नॉट विल बी इक्वल टू डी टू। क्या डी वन और डी टू इक्वल होंगे क्या? हम आसानी से कह सकते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन वी कैन ऑल्सो राइट डी वन नॉट इक्वल टू डी टू। अब ये कोई ये मत पूछ लेना कि सर ये कैसे हुआ। ये चीज़ समझ में आया ना कि डी वन बराबर डी टू नहीं होंगे यहाँ से? समझ में अरे यहाँ पे क्या करो, डी वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, डी वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई वन एप्सिलॉन वन, डी टू एप्सिलॉन टू। क्लियर है? तो ई वन ई टू तो बराबर है ना, तो डी वन बाई डी टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन टू। ई वन ई टू तो बराबर है, कट गए। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। इसीलिए इसीलिए डी वन नॉट इक्वल टू डी टू। समझ में आया? ठीक है, ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये समझ में आया पूरा का पूरा सीरीज अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज combination of different dialectric in case of parallel plate capacitor, parallel combination of different dialectric in case of parallel plate capacitor। ये दोनों चीज़ क्लियर हुआ? ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आप इसके ऊपर, कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी, है ना? दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? कंसिडर्ड ए लार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
The gap d between the two plates is filled entirely with a dielectric slab of a relative permittivity 5. The plates are initially charged with a potential difference of V volt and then disconnected from the source. If the dielectric slab is pulled out completely, then the ratio of the new electric field E2 in the gap to the original electric field E1. ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? एक बार पढ़ो, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ. एक बार पढ़ने की कोशिश करो, है ना, कि क्या कह रहा है. ये सपोज करो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिया हुआ है और ठीक है, द गैप डी बिटवीन द टू प्लेट, ठीक है, इसको हमने एक मीडियम से डायलैक्ट्रिक से इसको भर दिया है. ठीक है, चलो, ये कोई डायलैक्ट्रिक है, ये कोई डायलैक्ट्रिक है जो कि पूरी तरह से ये फिलअप हो चुका है. ई आर कितना दिया हुआ है इस डायलैक्ट्रिक का? दैट इज 5. देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा? अगर बिल्कुल ये अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें एक डायलैक्ट्रिक को यहाँ पे रखा गया है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, और कोई भी वोल्टेज है जिससे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? पहले E1 की बात कर लेते हैं. E1, फिर इसमें एक सेकंड केस भी बन रहा है कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा. तो अब ये बताओ यहाँ पे E1 कितना मिलेगा? अगर E1 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हमने बताया है? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या बताया फार्मूला? रो एस, ये ना था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, एप्सिलॉन 1, ठीक है, यही था. और इससे हम लोग क्या ले सकते हैं? चार्ज, चार्ज सपोज करो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू चार्ज, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट. एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा? सपोज करो एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं, इस प्लेट का एरिया ए मान लेते हैं. एप्सिलॉन 1 को ले सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी. तो ये कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है. क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं बोलो? E1, E1 का एक्सप्रेशन, ठीक है. अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो समझ में आ गया, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, ये फर्स्ट केस था. नेक्स्ट, सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है? अगर इस डायलैक्ट्रिक को पूरी तरह से हटा दिया जाए, अगर इस डायलैक्ट्रिक को पूरी तरह से पुल्ड आउट कंप्लीटली, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, उसका रेशियो पूछ रहा है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो से. तो E2 क्या होना चाहिए? E2 क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई, कुछ तो बोलो, एरिया एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या लिखेंगे ई आर की जगह में? अगर ये पूरी तरह से रिमूव कर दोगे तो ई आर कितना बन जाएगा? मीडियम में सिर्फ एयर रहेगा ना, मीडियम में सिर्फ दो डायलैक्ट्रिक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सिर्फ एयर ही रहेगा, और एयर का ई आर कितना होता है? बताओ. दैट इज 1, ठीक है.
अब ये बताओ कि जब हम पूरी तरह से रिमूव कर रहे हैं, जब हम पूरी तरह से रिमूव कर रहे हैं, तो सोर्स को भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, सोर्स को भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स को भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या सोर्स को जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इनिशियली क्या है, प्लेट को इनिशियली चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस भी के साथ, ठीक है। तो जब इनिशियली चार्ज हम कर देंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि सोर्स को हम हटा रहे हैं, सेकंड वाले केस में हम सोर्स को हटा रहे हैं। तो क्या सोर्स को हटाने के बाद जो चार्ज वहां डेवलप हुआ है वो क्या चेंज हो जाएगा? ये बताओ। चार्ज दोनों केस में सेम रहने वाले हैं, चार्ज दोनों केस में सेम रहेंगे। यहाँ पे चार्ज जो है फर्स्ट वाले केस में बराबर सेकेंड वाला केस होगा, ठीक है। तो इसलिए चार्जेज इक्वल हैं। तो अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, जस्ट फाइंड द रेशियो दैट इज E2 डिवाइडेड बाई E1। तो कितना बन गया, ये कितना बन जाएगा, Q एरिया, ठीक है। E1 कितना है, Q इंटू 5, कितना आ जाएगा ये, बोलो, ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 5। तो E2 अपॉन E1 का रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे बस हमें ये समझना था, यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर हम इस बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर दे, अगर इसको इनिशियली चार्ज कर दिए हैं बाई सम बैटरी भी, और इस बैटरी को अगर हम रिमूव कर दे, तो भी यहाँ पे चार्ज जो रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, चार्ज सेम ही रहने वाला है। इसलिए दोनों केस में जो चार्जेज हैं वो बराबर हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिए, सब चार्ज भी कैंसिल कर दिए, एरिया तो सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो फाइनली क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो जस्ट यहाँ पे हमें 5 लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, अब इसको तुम लोग बताओगे, बताओ। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर कब पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे। सॉलिड स्फेयर के केस में अगर सॉलिड स्फेयर का रेडियस आर है और टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर इनसाइड द स्फेयर। इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था इनसाइड द स्फेयर एट ए डिस्टेंस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो हमने कब बताया था, याद है, ए, चेक कर ले। ठीक है, देखो, ये पोटेंशियल, ठीक है, होलो स्फीयर कंडक्टर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो, पोटेंशियल आउटसाइड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, किधर गया, ये तो है ना, इनसाइड। तो के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, कौन सा ऑप्शन है बोलो, ए, चलो अच्छा है तुम लोग को याद है, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, यही था ना, ठीक, चलो ये तो सही तुम लोगों ने लगा लिया, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक कैपेसिटर है जिसमें एरिया गिवन है, ठीक है, 500 इंटू 500 mm का होल स्क्वायर, और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर कितना होता है, 6 × 10⁻³ दैट इज द 0.006 मीटर, आई थिंक ये हुआ ना, 0.006 मीटर। तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम दिया हुआ है, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन गिवन है 500 इंटू 500। द स्पेस बिटवीन द मेटल प्लेट इज फिल्ड विद अ ग्लास प्लेट ऑफ 4 mm थिकनेस, ठीक है। एक डायलैक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो 4 mm है, तो जाहिर सी बात है एक डायलैक्ट्रिक की अगर थिकनेस 4 mm है तो दूसरे डायलैक्ट्रिक की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2 mm, ठीक है, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 mm दिया हुआ है, तो दोनों मिलके 6 mm हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एंड ए लेयर ऑफ पेपर, डिफरेंट डायलैक्ट्रिक की बात कर रहा है जिसकी थिकनेस जो है वो 2 mm है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ग्लास एंड पेपर आर 8 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द कैपेसिटेंस भी तो निकल जाएगा, बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बताओ। बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई बोल नहीं रहा है। दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है। टोटल वोल्टेज सपोज करो V है। C1 कितना आ जाएगा, A कितना होता है, मतलब कैपेसिटेंस का फार्मूला। हाँ, बाई D1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज अरेंजमेंट है ना, सीरीज अरेंजमेंट में जो थिकनेस होगा वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। D1 हो गया। तो एरिया, एरिया की बात करें तो एरिया गिवन है 500, ठीक है, इंटू 500, और इसकी यूनिट दी हुई है वो मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर में। तो क्या करें, इसको मीटर में चेंज कर दें। इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ 10⁻³ है ना, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो गया, इनटू इसका वैल्यू तो सभी को पता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखो 8.85, यहाँ लिखते हैं 500, 500 10⁻⁻⁶, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और पहले वाले डायलेक्ट्रिक का ER1 कितना दिया हुआ है, देखो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ग्लास, ग्लास है ना, हाँ, 8 दिया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इसकी थिकनेस, तो थिकनेस कितनी दी हुई है ग्लास की, 4 × 10⁻⁻⁻, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा फेरेड में। सॉल्व करो इसे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, कौन बताएगा, जल्दी सॉल्व करो। 500, 500, ठीक है, और डिवाइडेड बाई अगेन 3 इंटू 8.85, ठीक है, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻12 को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि देखो आंसर जो हमें है ना पीको में लाना है, और पीको क्या होता है, 10⁻⁻12 के बराबर होता है,
होता है ना, ये हो जाएगा 4425 आ रहा है इंटू 10⁻⁻12। तो इसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 4425 पिको फेरेड। ठीक है, तो ये तो C1 की बात होगी। हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, तो हम इसी तरह से C2 भी निकालेंगे। तो अगर हम C2 निकालेंगे तो C2 कितना आ जाएगा, 500 10⁻⁻6 आएगा ना, इंटू 8.85 10⁻⁻12 इंटू इसका ER2 कितना दिया हुआ है पेपर का, 2 है, डिवाइडेड बाई कितना है, पेपर का थिकनेस कितना दिया हुआ है, 2 mm है ना, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बताओ इसको कितना आएगा सॉल्व करें, तुम लोग ही बताओ। कैलसी नहीं है क्या, मोबाइल तो है। तुम लोग ऐसे बोलोगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगी। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके, इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 2212.5 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। 2212.5 इंटू 10⁻⁻12 को क्या ले सकते हैं, पीको फेरेड। सही है, बोलो सॉल्व करके बताओ सही है या नहीं है। एक बार फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं सही है नहीं है, इंटू 1000। चलो ठीक है, अब कैलकुलेशन हो गया। अब ये बताओ कि C1 और C2 की वैल्यू हमें पता चल गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, बताओ कैसे लिखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में। और जैसे R1 R2 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 + R2। तो यहाँ पे C1 एंड C2 के केस में, कैपेसिटेंस के केस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको कैसे निकालेंगे, नहीं आइडिया है। सब लोग हैं यहाँ, सब चले गए, तो पूछ रहे हैं तब से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 ये ना होता है। तो C1 कितना है, 4425 और C2 कितना है, 2212.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 4425 प्लस 2212.5। और इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 9790312.5 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2212.5। तो ये आ गया 666,637.5। जब इसे डिवाइड करोगे तो 9790312.5 डिवाइडेड बाई 6637.5 कितना आ गया, 1475 पिको फेरेड। दिस इज C इक्विवेलेंट। ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या है,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बताओ ऑप्शन बताओ। सही है, 1475 पिको फेरेड। सही है या गलत है, बोलो। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। चलो बताओ, इतना कैलकुलेशन में दिक्कत है तो इसको सॉल्व करके बताओ। इसका आंसर मिलना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो डायइलेक्ट्रिक रखे गए हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ए बी, ए का जो ई आर है वो 1 है, बी का जो ई आर 2 है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ए में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ए में 4 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बी में कितना हो जाएगा। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट ये है और एक नीचे में रखा हुआ है, इस तरह से है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि टर्मिनल्स कैसे होंगे। एक बार जब टर्मिनल्स आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि डायइलेक्ट्रिक सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो तुम ये बताओ इस वाले केस में, इस वाले केस में ये बताओ कि जो डिफरेंट डायइलेक्ट्रिक हैं सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। यही अरेंजमेंट है ना, ये ऊपर में बी रखा हुआ है, यहाँ ए रखा हुआ है, यहाँ पे ई आर वन जो है वो 1 है, और यहाँ पे ई आर कितना दिया हुआ है 4 है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कौन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रीजन ए में 4 है तो बी में कितना होगा, ये कौन बताएगा। ये तो कंफर्म है कि पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में जो दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है या बराबर नहीं होता है। डी वन डी टू की बात करें तो वो बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं। क्या बताया था मैंने। इक्वल है ना, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्टेंस तो सेम होने वाला है दोनों के बीच का, 2 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस फॉर बोथ डायलेक्ट्रिक, दैट इज ए एंड बी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो रीजन ए में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्योंकि हमने पढ़ा है, पढ़ा है बाउंड्री कंडीशन से भी समझा है। ठीक है, पोटेंशियल वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनेशन था भैया बाउंड्री, उससे भी समझा है कि वहाँ से क्या आता है कि दोनों डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई ए बराबर ई बी होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए में 4 दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी में कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। बोलो, ये मजा आया, क्लियर हुआ। सी इज द राइट ऑप्शन। इसको करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देख, दिख रहा है सब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना सीखो। ठीक है, ये ये एक एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है,
और दूसरे प्लेट को ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। और 10 वोल्ट अप्लाई है ना। इस वाले प्लेट में जो वोल्टेज है, इस वाले प्लेट में जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट है। यहाँ पे ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, ठीक है। तो टर्मिनल आइडेंटिफाई करने के बाद क्या पता चल रहा है, जो डायलेक्टिक रखे गए हैं, दो डायलेक्टिक है ना, एक E1 E1, ये दोनों सिमेट्रिकल डायलेक्टिक है, दोनों एक ही डायलेक्टिक है, और एक E2 वाला। तो दो डिफरेंट डायलेक्टिक को रखा गया है। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे या पैरेलल कहेंगे, सीरीज कहेंगे या पैरेलल कहेंगे, बोलो। सीरीज कहेंगे या पैरेलल कहेंगे, एक डायलेक्टिक तो बीच में है, और इधर भी एक डायलेक्टिक है, ये भी एक डायलेक्टिक है, ये भी एक डायलेक्टिक है, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है E1 है, और ये भी एक डायलेक्टिक है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी हुई है, E1 है, दोनों का रिलेटिव परमिटिविटी E1 है, सेम है, ठीक है। इसका E2 है, इसका डिस्टेंस d/2 है। तो हम पूछ रहे हैं सीरीज का अरेंजमेंट है या पैरेलल अरेंजमेंट है। ये दोनों डिस्टेंस भी सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, क्योंकि द मिडिल वाला जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट्स। तो अगर इसका डिस्टेंस हम x मान लें, ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस हम x मान लें और इसका भी डिस्टेंस x मान लें, तो x निकल जाएगा ना, x प्लस d/2 प्लस x इक्वल टू d। तो x कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस d/2 इक्वल टू d, दैट इज x इक्वल टू d/4। सही है, बोलो। x जो आ गया वो d/4 आ गया। तो पूछ रहे हैं कि सीरीज अरेंजमेंट है या पैरेलल अरेंजमेंट है, ये तो बताओ। सीरीज अरेंजमेंट है या पैरेलल अरेंजमेंट है, आवाज़ नहीं जा रही है क्या, तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो। सीरीज है या पैरेलल है, अरे डायलेक्टिक देखो, यहाँ डायलेक्टिक, एक डायलेक्टिक ये हो गया, एक बीच में रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, तीनों के तीनों डायलेक्टिक सीरीज में कनेक्टेड है। टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर डिस्टेंस अलग अलग है, अगर सभी डायलेक्टिक का डिस्टेंस अलग अलग है, तो इट मीन्स जो डायलेक्टिक है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अगर डायलेक्टिक का अगर डिफरेंट दो चार डायलेक्टिक रखे गए हैं और दोनों और सभी डायलेक्टिक का डिस्टेंस सेम है, सभी डायलेक्टिक का डिस्टेंस अगर सेम है तो पैरेलल में रखा हुआ है। ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जो ये प्लेट्स है, प्लेट्स का जो टर्मिनल है उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर ये तुम आइडेंटिफाई कर लिए तो समझ में आ जाएगा कि ये सब डायलेक्टिक जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो एक टर्मिनल 10 वोल्ट से कनेक्टेड है और एक ये पैरेलल प्लेट है। ये सब क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दीज आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो, ठीक है। एक डायलेक्ट्रिक ऐसे रखा हुआ है, ये वाला, ये दूसरा वाला डायलेक्ट्रिक है, ये तीसरा वाला डायलेक्ट्रिक है। अब समझ में आया, बोलो। ठीक है, चलो। तो सीरीज अरेंजमेंट है। नाउ नेक्स्ट, if the potential difference between one of the plate and the nearest surface of the dielectric interface is 2 volt। इसमें क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द प्लेट और ये वाला जो नियरेस्ट सरफेस है डायलेक्ट्रिक इंटरफेस इज 2 वोल्ट। दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो रेशियो पूछा जा रहा है, E1 और E2 का रेशियो पूछा जा रहा है। E1 और E2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ये रहा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 2 वोल्ट। तो तब तुमसे पूछा जा रहा है रेशियो, रेशियो क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया। क्या, उसका तो रेशियो पूछा जा रहा है ना, वो गिवन थोड़ी है। वो गिवन वो गिवन ना था तब तो फिर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। वो गिवन थोड़ी रहेगा, कुछ और डाटा दिया हुआ है, उसके आधार पे हमें रेशियो निकालना E1 और E2 का। देखो, हमने बताया था कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम होने वाला है, क्योंकि वो डिस्टेंस का फंक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिफॉर्म देख रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
हमने देखा था रो एस डिवाइडेड बाई, बोलो, ए बी, और भी कुछ था, सॉरी, रो एस डिवाइडेड बाई, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या डिस्टेंस का फंक्शन है? क्या ये डिस्टेंस का फंक्शन है? नहीं, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट दिस जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट विल बी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर ही होने वाला। कहीं भी बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसी भी पॉइंट पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाला है, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गिवन क्या है, डाटा गिवन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द प्लेट एंड द नियरेस्ट सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना आया था? ये कितना आया था? ए इंटू डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है क्यू अपॉन ए ई आर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दोनों डायलेक्ट्रिक इंटरफेस की बात करें, ये एक्स ही डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये पोटेंशियल में पता है, ये पोटेंशियल जो है ये गिवन है, ये पोटेंशियल कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है बिटवीन वन ऑफ द प्लेट, एक प्लेट एंड द नियरेस्ट सरफेस ऑफ डायलेक्ट्रिक इंटरफेसेस, ये रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो एक्स ही है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एक्स ही है। और एक्स कितना आया हुआ है? एक्स कितना आया हुआ है? d/4, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, दैट इज 2 वोल्ट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/4। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये तो हर जगह सेम ही होने वाला, ये हमने डिस्कस किया था ना, याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, हमने ये डिराइव भी किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये फंक्शन होता है डिस्टेंस का। तो इस क्वेश्चन में गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन ऑफ द प्लेट एंड द नियरेस्ट सरफेस ऑफ डायलेक्ट्रिक इंटरफेस इज 2 वोल्ट। तो दोनों एक प्लेट और नियरेस्ट जो सरफेस है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये? क्यू ए कितना है? E1 है ना, E1, ठीक है, d/4, बोलो सही है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू को निकाला जा सकता है, हमसे रेशियो पूछा जा रहा है तो हम E1 तो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो E1 कितना आ जाएगा? आ जाएगा, E1 आ जाएगा क्यू डी डिवाइडेड बाई क्यू डी डिवाइडेड बाई 4A एप्सिलॉन नॉट, 8 हो जाएगा ना, 4 इंटू 2, 8 हो गया, और 8A, क्लियर है, क्यू डी 8 हो गया, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये E1 आ गया। तो यहाँ तक बोलो सबको क्लियर है E1 निकालने में? चलो E2 कहाँ से मिलेगा? जब हम इस डायलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वाले डायलेक्ट्रिक का अगर हम E2 निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बताओ, कैसे निकाला जाएगा? देखो,
चार्ज हमने क्या बताया था, जितनी भी डायलेक्ट्रिक प्लेट है चार्ज सेम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या चार्ज सेम होता है? बताया था ना, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। तो अगर हम Q1 की बात करें, अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 कितना मिलेगा? अगर हम Q1 की बात करें, फर्स्ट वाले डायरेक्ट्रिक की अगर बात करें तो Q1 कितना मिलेगा? ये ना Q1 है, Q1 इक्वल टू 8A इंटू E1 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम Q2 की बात करें, Q2 क्या होने वाला है ये बताओ। Q2, Q क्या होता है? चार्ज, कैपेसिटेंस इनटू, बोलो क्या होगा? Q बराबर क्या जानते हैं? C भी जानते हैं ना? अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो 10 है, यहाँ पे 2 डेवलप हो चुका है। अगर यहाँ पे 2 डेवलप है, ठीक है, 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना होगा? इस वाले में भी, इस वाले में भी वोल्टेज कितना डेवलप होगा? अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितना डेवलप होगा? यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ कितना होगा? सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में ये फर्स्ट वाला कैपेसिटेंस है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। टोटल वोल्टेज कितना अप्लाई है? टोटल वोल्टेज 10 है, टोटल वोल्टेज इज 10। फर्स्ट वाले डायलेक्ट्रिक में वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है? 2 वोल्ट। इस वाले में 2 वोल्ट। इस वाले में, इस वाले में कितना होगा? 6, सॉरी 6। क्यों 6? हम्म, क्या हो गया? हम्म, ठीक है, तो ये हो गया 6 वोल्ट, क्योंकि ये 10 वोल्ट की वैन है। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस वाले कैपेसिटेंस की ये C1 है, तो ध्यान से समझो, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो कितना वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है? ये 2 वाले डायलेक्ट्रिक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? दैट इज 6 वोल्ट। Q इक्वल टू क्या होता है? C भी होता है ना, Q इक्वल टू C इंटू V होता है। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस सेकेंड वाले का एरिया, फिर आगे क्या लिखते हैं? E2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? D/2। डिस्टेंस कितना है इस वाले का? इस वाले डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस कितना है? दैट इज D/2, दैट इज D/2। अब ये बताओ, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 12 A एप्सिलॉन नॉट ER2, ER2 डिवाइडेड बाई डी। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर सीरीज कनेक्टेड है तो चार्ज क्या होने वाले हैं? हर एक डायलेक्ट्रिक पे चार्ज क्या होने वाला है? बोलो, चार्ज क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, Q1 बराबर Q2, है ना, ये होता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे एडवांटेज लें, तो क्या ये दोनों चार्ज बराबर हैं? क्या ये दोनों चार्ज बराबर हैं? ये चार्ज ही तो है। यहाँ से हमने Q1 को लिखा,
8 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वन डिवाइडेड बाई डी। यहाँ से हमने Q2 को लिखा, दैट इज 12 ए एप्सिलॉन नॉट ई आर टू डिवाइडेड बाई डी। तो क्या ये जो दोनों चार्ज हैं इक्वल होंगे? हाँ इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन ई नॉट भी कैंसिल हो जाएगा है ना, एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई डी, डी भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 12 ई आर दैट इज E2 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो यहाँ से E1 किसका रेशियो पूछा जा रहा था? E1 डिवाइडेड बाई E2 का कितना आ जाएगा बोलो? 12/8 दैट इज कितना आ गया ये? कितना आ जाएगा ये? 3/2। बोलो सही है? क्लियर है? 3/2 ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। तो मजा आया इस क्वेश्चन में, बोलो करने में? बताओ, जो हमने बताया था कि अगर 2 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 4 डिफरेंट, 10 डिफरेंट डायलैक्ट्रिक अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वहाँ पे हर एक डायलैक्ट्रिक के क्रॉस चार्ज जो है सेम होने वाला है। उसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे एडवांटेज लिया। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते हैं। तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था वो उसी पर बेस्ड था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे। अगर सीरीज है तो चार्जेस बराबर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होंगे, D1 D2 D3 बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ था। तो यहाँ पे हमें चेक करना था कि 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 6 वोल्ट हो जाएगा। तो C2 के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 हो गया। वी नो Q इक्वल टू सी भी होता है, कैपेसिटेंस वी नो ए एरिया एरिया होता है, फिर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट E2 है ना, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनटू इनटू ये ये वोल्टेज दैट इज 6। तो हमें पता है कि चार्जेस इक्वल होंगे, ये दोनों के दोनों चार्जेस इक्वल होंगे इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्रिक। तो अगर ये इक्वल है तो इसको हमने क्या किया? बराबर कर दिया। अगर बराबर कर दोगे अगर तो रेशियो आ जाएगा ना, बराबर कर दोगे तो रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा? 3/2। तो बोलो समझ में आया? तो और भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे है ना अगली क्लास में, बेस्ड ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। E1 E1 डिवाइडेड V1 बाई हाँ और एक मिनट। तो अगर वैसा करेंगे ना, अगर हम वैसा करते हैं तो ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी डायलेक्ट्रिक हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायलेक्ट्रिक में बराबर नहीं होते हैं ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो तो पैरेलल में होता है, वो तो पैरेलल में होता है। तो फिर कैसे होगा? फिर ये नहीं निकलेगा ना, हमसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, हम बात करें तो वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। कब? जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सिर्फ एक ही मीडियम हो। क्या हो? सिर्फ एक ही मीडियम हो। ठीक है, अगर एक मीडियम है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ यहाँ कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। लेकिन अगर डिफरेंट डायलेक्ट्रिक प्लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था चार्जेस सेम होता है, D1 D2 सेम होता है, लेकिन E1 E2 सेम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर E इक्वल टू V/D लगाएंगे तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस ही पता है,
लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बराबर कर सकते हैं, और उस रेशियो से हम कैसे रिलेट कर पाएंगे E1 और E2 को, ये बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल है ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, और भी अगर मेथड आ रहा है माइंड में तो कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, तो ट्राई करना, सोचना बड़ी बात नहीं है। सोचो, जितना सोच सकते हो, जितना सोचोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो, जो भी हम बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, जो भी हम बता रहे हैं अभी तक, तो उसमें क्या काम आ रहा है, देखो, कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। ये देखो, जब हमने यहाँ बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन की जब बात की थी, तो यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन से भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है, लेकिन D1 D2 इक्वल है, ठीक है। और चार्जेज जो हैं, हमने देखा था कि चार्जेज जो हैं वो बराबर हैं, चार्जेज जो बराबर हैं, अगर बहुत सारे डायलेक्ट्रिक प्लेस हो तो सभी के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो फिर आज हमने डिस्कस किया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल वाले में हम क्या देखें, पैरेलल वाले में हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, लेकिन D1 D2 बराबर नहीं है, चार्ज बराबर नहीं है, चार्ज बराबर नहीं है ये हम नहीं कह सकते, चार्ज बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन कब तक, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर गया कि B1 E1 बराबर B2 E2 अगर हो जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ भी चार्ज बराबर होंगे। अगर सपोज करो कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कोई क्वेश्चन डिजाइन कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, और सभी को पता है थ्योरी में कि चार्जेज जो हैं बराबर नहीं होते हैं, लेकिन उसने कुछ इस तरह का वैल्यू पैरामीटर डिजाइन कर दिया कि B1 E1 का प्रोडक्ट B2 E2 के बराबर अगर हो जाए, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, चार्जेज बराबर हो जाएंगे, वहाँ पे चार्ज बराबर नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलो, डायलेक्ट्रिक मीडियम से भी हमने, डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक बाउंड्री से भी हमने देखा कि E1 E2 बराबर है, D1 D2 बराबर नहीं है, ठीक है। फिर इस वाले में क्या था, इस वाले में कुछ नहीं था, दो दो कैपेसिटेंस रेंज में कनेक्टेड है, C1 निकालो C2 निकालो, और सी इक्विवेलेंट निकालना था, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हमने कर दिया, आंसर आ गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। दो प्लेट अगर कनेक्टेड है तो ये आप देखो कि डायलेक्ट्रिक जो है सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गया। अगर रीजन ए में 4 है तो दूसरे वाले रीजन में भी 4 ही होगा। ये थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा देखना था, हर एक चीज़ को समझना था। वोल्टेज गिवन है ना, कैसे रिलेट करेंगे हम E1 और E2 को, और भी कोई दूसरा मेथड आता है तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चार्जेज को लिखा और चार्जेज को बराबर कर दिया। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड है। तो चार्ज को हमने लिखा, चार्ज को हमने कैसे लिखा, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इन टू डी होता है, ये सब किया है ना। और यहाँ से फिर Q1 आ गया। Q2 वाले केस में वी नो Q इक्वल टू सी इंटू वी, दूसरे वाला जो कैपेसिटेंस है, दूसरे वाला जो डायलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 6 है। तो 6 इंटू उसके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों के चार्ज को बराबर कर दिया, क्योंकि थ्योरी कहती है कि चार्जेस बराबर होंगे सभी डायलेक्ट्रिक के क्रॉस। और यहाँ से E1 अपॉन E2 का रेशियो निकल आया, दैट इज 3/2। आई होप सबको अब समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे।